नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अच्छी पाठशाला पर स्वागत है। जो हम सभी लोग उत्तर प्रदेश की करंट अफेयर की क्लासेस करते हैं, तो हम सभी लोग सप्ताह में एक क्लास इसकी करेंगे, ठीक है। और एक आपके एग्ज़ाम जो भी उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। वीपीओ, जूनियर असिस्टेंट, एजीटीए, मंडी परिषद, यूपी ट्रिपल एससी के तहत कहने के लिए जितने भी एग्ज़ाम आयोजित की जाएंगी उन सबके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी ये क्लासेस। और पीसीएस, आरओ इन सब में भी काफ़ी कारगर साबित होंगी। हमने कुछ क्वेश्चन इसमें करे थे, तो उनको पहले फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था कि तहसील स्तर पर अग्निशमन केंद्र रखने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। 38 फायर स्टेशनों को इसके द्वारा उद्घाटन किया गया। और यूपी फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की स्थापना कब हुई, वर्ष 1944 में हुई। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। एसडीआरएफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, लखनऊ में। एसडीआरएफ है क्या, तो राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल दोस्तों। अच्छा, अगर अब जो भी यूपी ट्रिपल एससी के तहत एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं या फिर पीसीएस, आरओ जो भी आप एग्ज़ाम देखें, तो काफ़ी अब डीप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य जो खबर चर्चा में रही उससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और उससे जुड़े हुए भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको चीज़ें गहराई से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, वरना कहते हैं आप लोग कि पेपर में कुछ पढ़ा हुआ मिलता नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA किस राज्य सरकार द्वारा आरंभ की जा रही है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2024 में इसकी शुरुआत करी गई थी। 2024-25 में 1000 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट आवंटित किया गया था। इसमें क्या था कि 5 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया जाएगा ब्याज मुक्त। अगर आप इसका पहले चरण में भुगतान कर देते हैं तो आगे करीब 7.5 लाख रुपए, या फिर जो भी आपको राशि आवंटित होगी उसका दोगुना करीब मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य क्या था, शिक्षित और कुशल युवाओं को सशक्त बनाना। पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 17 सितंबर 2023 को हुई थी। अगला हमारा प्रश्न था, उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब हुई, सितंबर 2013 को हुई थी। किसके तहत, तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत। अच्छा, ये दोस्तों पूरे वर्ष काफ़ी चर्चा में रहा यह अधिनियम, तो यह मिशन काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसको आप लोगों को याद रखना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब हुई। आकांक्षी शहर कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार के द्वारा करी जा रही, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा करी जा रही 100 अविकसित शहरों में विकास को गति देने के लिए। तो आकांक्षी शहर कार्यक्रम है क्या, तो जो 100 अविकसित शहर हैं उनको उनके जो भी विकास उनके विकास के लिए जो भी महत्वपूर्ण कदम है राज्य सरकार के द्वारा उठाए जाएंगे। इसमें 913 स्कूलों का उन्नयन शामिल है, जबकि 25 अतिरिक्त स्कूलों की स्थापना और 25 मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालयों के लिए कुछ कार्य किए जाएंगे, विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश ने 38 जिलों के 100 नगर निकायों को आकांक्षी शहरी निकाय श्रेणी में शामिल करा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जनवरी 2018 को शुरुआत हुई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 27 राज्यों के करीब 112 आकांक्षी जिलों में। इसके द्वारा तो नीति आयोग के द्वारा शामिल की गई थी, नीति आयोग के द्वारा इसका आरंभ किया गया था, और इसमें करीब 5 संकेतक शामिल थे। अगला हमारा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्व वन्य जीव दिवस पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर मनाया गया, विश्व वन्य जीव दिवस किस पक्षी अभ्यारण्य में मनाया गया, तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य में मनाया गया। तो ओखला की स्थापना दोस्तों कब हुई, वर्ष 1990 में हुई। यमुना नदी के ऊपरी क्षेत्र में स्थित है यह। दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश की राज्य की सीमा एनसीआर क्षेत्र में यह शामिल है, ठीक है। और इसे शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से भी जाना जाता है। इसकी थीम क्या थी विश्व वन्य जीव दिवस की, तो व्यक्तियों और पृथ्वी को जोड़ना, वन्य जीव संरक्षण में डिजिटल नवाचार की खोज। 3 मार्च को WWD का आयोजन हुआ था। बच्चों के लिए शैक्षिक सशक्तिकरण पहल की शुरुआत कहाँ की गई, सिद्धार्थनगर में की गई। 75,500 बच्चे करीब इसमें शामिल थे जिनके लिए करी गई योजना। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा हरित हाइड्रोजन परियोजना के लिए कितने बिलियन रुपयों का प्रावधान किया गया, तो 50.4 बिलियन। अगर हम इसको हम सभी लोग 608 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रूप में भी जान सकते हैं। और हाइड्रोजन कितने प्रकार की हैं, तो ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन। जो ब्राउन हाइड्रोजन है दोस्तों वह कोयले से प्राप्त करी जाती है, जबकि अतिरिक्त दो अर्थात ग्रे हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन वह प्राकृतिक गैस से प्राप्त की जाती है। अंतिम हमारा प्रश्न था, प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण कहाँ प्रदान किया गया, तो वर्ष 2022-23 में प्रोजेक्ट प्रवीण की शुरुआत की गई। 300 इसमें करीब 61,000 से अधिक लड़के और लड़कियों को कौशल प्रशिक्षण इसमें प्रदान किया गया था। 315 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों के माध्यम से।
2023-24 में 315 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को इसमें शामिल किया गया। और उच्चतर माध्यमिक कक्षा 9 से कक्षा 12 तक समझौता किसके किसके मध्य हुआ, तो माध्यमिक शिक्षा आयोग और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के मध्य एक प्रकार का यह समझौता हुआ था। पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्ट प्रोवीड का संबंध किन से, तो कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के छात्रों के लिए या फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अब हम अगले प्रश्न पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्थापना कब हुई, तो 13 सितंबर 2013 को हुई। अभी हमने पूर्व में ही बात की। यह मिशन किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काफ़ी चर्चा में रहा है, जिसको आप लोग जरूर याद रखें। और सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। अब अगला हमारा प्रश्न है कि यहाँ से आज की हमारी क्लास आरंभ हो रही है दोस्तों, वो तो हम सभी लोग रिवीजन कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? आगरा, बरेली, सीतापुर, सोनभद्र। तो कहाँ पर किया गया करीब 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन? तो दोस्तों सोनभद्र में 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो आवास और शहरी मामलों तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में करीब 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है दोस्तों। और जनवरी 2018 से मार्च 2024 तक लगातार आकांक्षी जिले कार्यक्रमों के समग्र प्रदर्शन में करीब सोनभद्र दोस्तों 112 जिलों में शीर्ष 5 जिलों में शामिल है। जो सोनभद्र है करीब 112 जिलों के जो भी आकांक्षी जिला कार्यक्रम भी हमने पूर्व में पढ़ा था, 112 जिलों में कार्यरत था, उसमें सोनभद्र शीर्ष 5 जिलों में शामिल है। तो इसको नोट कर लेते हैं हम सभी लोग। इसके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा करीब इन परियोजनाओं का, तो आवास और शहरी मामलों तथा शहरी मामलों तथा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के द्वारा। उत्तर प्रदेश के करीब सोनभद्र में 177 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ठीक है, जनवरी 2018 से मार्च 2024 तक जो आकांक्षी जिला कार्यक्रम का जो भी समग्र प्रदर्शन रहा, जिसमें दोस्तों सोनभद्र 112 जिलों में शीर्ष 5 जिलों में शामिल है। कब से कब तक? जनवरी 2018 से मार्च 2024 तक लगातार आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में सोनभद्र जिलों में से शीर्ष 5 जिलों में शामिल। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के समग्र प्रदर्शन में जो भी 112 जिले हैं उनमें उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष 5 जिलों में शामिल है? तो आप किसका जवाब देंगे? सोनभद्र का। इसीलिए मैंने ये नोट भी करा दिया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप लोग। इस प्रकार का भी प्रश्न बन सकता है।
अच्छा, एक स्कीम थी जो थोड़ा चर्चा में आई थी, कौन सी? तो MPLAD स्कीम, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। इसकी घोषणा कब की गई थी? वर्ष 1993 में करी गई थी। तो यह स्कीम का कार्य क्या, इसका उद्देश्य क्या था? जो भी इनके निर्वाचन क्षेत्र थे, तो जैसे पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, इन सब का ध्यान देने के लिए, इन सब पर ध्यान देने के लिए यह स्कीम जो है कार्यरत है दोस्तों। मैं इसको नोट करा देता हूँ आपको, मैंने यहाँ पर इससे संबंधित कोई प्रश्न शामिल नहीं किया है। MPLAD स्कीम, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वर्ष 1993 में हुई। और इसका फुल फॉर्म क्या है? तो द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। आप इसके फुल फॉर्म से ही समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य स्थानीय क्षेत्र का विकास करना। जो भी इनको फंड उपलब्ध कराया जाता है, सांसदों विधायकों को, ये सभी क्या करते हैं? अपने लोकल एरिया के विकास के लिए कार्य करें। जैसे कि प्राथमिक शिक्षा हो गई, सार्वजनिक स्वास्थ्य हो गया, और स्वच्छता, सड़कों आदि के निर्माण को इनको ध्यान देना होता है। तो इसका फुल फॉर्म भी नोट कर लेते हैं, बाकी आप फुल फॉर्म से ही समझ जाएंगे। अगर आपसे प्रश्न आएगा इससे संबंधित कोई, तो आप कर लेंगे। द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो वर्ष 1993 में हुई थी। ठीक। तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको नीति आयोग के तत्वाधान में 112 जिलों में शामिल किया गया था। ये आप देख सकते हैं। हालांकि हम सभी लोग पूर्व में भी आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में बात कर चुके हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा रिवीजन हो जाएगा। जो ये है आकांक्षी जिला कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो नीति आयोग के तत्वाधान में इसकी शुरुआत की गई थी। 2018 में इसको लॉन्च किया गया था दोस्तों। ठीक है, 2018 में लॉन्च किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? कुछ उन जिलों में परिवर्तन लाना जो सामाजिक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पिछड़े हैं या कम प्रगति इनके द्वारा दिखाई गई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या आकांक्षी जिला कार्यक्रम का? कि उन जिलों में उनकी रूपरेखा में परिवर्तन करना जो सामाजिक रूप से या तो फिर पिछड़े या उनकी जो ग्रोथ है कम है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? अच्छा, ये खबर चर्चा में क्यों आई, ये प्रश्न यहाँ पर क्यों शामिल किया गया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की शुरुआत करी गई थी। तो उसी के लिए एक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी उसमें शामिल है। तो आइए बात करते हैं इस पर। इसकी शुरुआत कब की गई थी? आपके विकल्प हैं 2015, 2018, 2016, 2022। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को की गई थी। इसमें विकल्प शामिल नहीं है, ये गलत टाइप कर दिया है किसी ने, तो इसको हटा देते हैं यहाँ पर। 25 दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई थी? तो 25 दिसंबर 2000। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब हुई? 25 दिसंबर 2000। मान लीजिए ये सभी विकल्प यहाँ पर हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं 2000। तो कब शामिल हुआ? 25 दिसंबर 2000 को दोस्तों शामिल इस योजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है। तो प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत 3700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की करीब 744 ग्राम सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करी गई। तो इसको अब यह इसकी शुरुआत किसके लिए करी थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत दोस्तों, जो असंबद्ध बस्तियाँ थी, कहने का तात्पर्य जिनमें आपसे जुड़ाव नहीं था, प्रत्येक मौसम के लिए उनको सड़कों के माध्यम से कनेक्टिविटी को प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। पात्रता की बात करें तो मैदानी क्षेत्रों में जो 500 प्लस करीब रखी गई थी बस्तियों का, और पूर्वोत्तर राज्य, हिमालयी राज्य, रेगिस्तानी या जनजातीय क्षेत्रों में 2001 की जनगणना के अनुसार 250 प्लस के असंबद्ध बस्तियां शामिल थी। तो ये पूछा जाता है
मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें, पात्रता इसकी क्या है, मैदानी क्षेत्रों की, तो 500 दोस्तों असंबद्ध बस्तियां। और पूर्वोत्तर राज्यों की, पूर्वोत्तर राज्यों की कितनी शामिल है इसमें, तो 2001 की जनगणना के अनुसार 250 प्लस की जो असंबद्ध बस्तियां हैं वो, इनमें आपसी प्रत्येक मौसम में सड़क के माध्यम से इनको कनेक्टिविटी या आपसी जुड़ाव प्रदान करने की कोशिश करी गई थी। और जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण होगा वो PMGSY के तहत निर्मित ग्रामीण सड़कें भारतीय सड़क कांग्रेस IRC के प्रावधान के अनुसार होंगी दोस्तों। IRC है क्या, तो IRC राजमार्ग इंजीनियरिंग की एक सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना IRC के कब हुई थी, तो 1934 में हुई थी। हालांकि ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आप समझ लीजिए, अगर आपके सामने प्रश्न पूछ लिया जाता तो आप बता पाएंगे। तो जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो भी जो ग्रामीण सड़कें निर्मित होंगी वो IRC के प्रावधान के तहत होंगी। IRC है क्या, तो भारतीय सड़क कांग्रेस इस संस्था का नाम है। और यह है क्या, तो राजमार्ग इंजीनियरिंग, जो राजमार्ग इंजीनियर हैं इनकी एक सर्वोच्च संस्था है जिसकी स्थापना वर्ष 1934 में हुई थी। अब हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चरण की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये वर्तमान समय में इसका तीसरा चरण संभवतः लागू है, तो इसके कुछ चरणों की बात कर लेते हैं। PMGSY चरण फर्स्ट, तो इसकी शुरुआत कब हुई, इसकी शुरुआत हुई दिसंबर 2000 को, दिसंबर 2000 को इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। और यह केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च करी गई थी। अगला अगला हमारा चरण कौन सा है, अगला हमारा जो सेकंड चरण है, सेकंड चरण कब शुरुआत की गई, तो सेकंड चरण की दोस्तों 50,000 किलोमीटर के उन्नयन के लिए वर्ष 2013 में इसकी शुरुआत की गई। कब की गई, तो 2013 में शुरुआत की गई, ठीक है। और आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, सेकंड चरण थर्ड इंपॉर्टेंट, PMGSY पहला भी पूछ लिया जाता है और लास्ट वाला पूछ लिया जाता है, तो आपके लिए चरण थर्ड और पहला इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद रखिए। इसकी शुरुआत कब हुई, तो इसकी शुरुआत दोस्तों जुलाई 2019 में हुई थी। कब हुई, तो जुलाई 2019। पहले चरण की शुरुआत दिसंबर 2000 में हुई, सेकेंड चरण की शुरुआत 2013 में हुई, और जो थर्ड चरण है जुलाई 2019 में इसकी शुरुआत करी गई थी। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के तहत राज्यों को करीब 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों को समेकित करने का प्रस्ताव प्रदान करा गया। तो योजना की अवधि कब से कब तक की, तो 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक है दोस्तों। इस योजना की अवधि कब से कब तक है, योजना की अवधि कब से कब तक है, तो 2019-20 से लेकर के 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक, ये हो गई इस योजना की अवधि। और कितनी सड़कें इसमें समेकित करने का प्रस्ताव है, तो 1,25,000 किलोमीटर लंबी सड़कें दोस्तों। ये तो हो गया जो भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर के जो भी जरूरी तथ्य थे हम लोगों ने समझ लिए। तो इसका तीसरा चरण आप लोग याद रखिए, कब से कब तक की अवधि है, 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक। अगला हमारा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम को बदलने की सिफारिश की गई है। कितने जिले यहाँ पर शामिल हैं, तो 8 जिले शामिल हैं दोस्तों। इनके नामों के बदलने की सिफारिश करी गई है हमारी सरकार के द्वारा। प्रयागराज, वाराणसी, अमेठी, तो इसका सही जवाब क्या है, अमेठी। रायबरेली इसका सही जवाब नहीं होगा। अच्छा, अभी उत्तर प्रदेश में एक और खबर चर्चा में काफ़ी आई थी। देश भर में CAA के लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में
कुछ अलर्ट जारी कर दिए गए थे, तो मुझे खबर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी, इसलिए यहाँ पर इसको शामिल नहीं किया गया। ऐसा याद रखिए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, बस इतना याद रखिए, पूछा जा सकता है। मान लीजिए अगर पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे, क्योंकि यह काफ़ी चर्चा में रहा था, समय समय पर आता भी रहता है। और इसमें क्या शामिल थे, तो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करना इसमें शामिल था दोस्तों। आइए अपने प्रश्न पर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशनों को नाम के बदलने की सिफारिश की गई है। आपके विकल्प हैं प्रयागराज, वाराणसी, अमेठी, रायबरेली। तो इसका सही जवाब क्या था? सही जवाब है इसका अमेठी। अब आइए उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से ज़िले हैं जिसको नाम बदलने की कौन कौन से रेलवे स्टेशन हैं जिनके उसका नाम क्या बदल कर क्या रखा जाएगा। पहले समझ लेते हैं फिर नोट करते हैं। जैसे कि कासिमपुर हाल्ट का नाम बदल करके जायस सिटी कर दिया गया, जायस का नाम बदल करके गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया, मिसरौली का नाम बदल करके माँ कलिकन धाम कर दिया गया, निहालगढ़ का नाम बदल करके महाराजा बिजली पासी के नाम पर रखा जाएगा, अकबरगंज का नाम बदल करके अहोरवा भवानी धाम रखा जाएगा, वारिसगंज का नाम बदल करके अमर शहीद भाले सुल्तान नाम रखा जाएगा, फुर्सतगंज का नाम बदल करके तपेश्वर नाथ धाम रखा जाएगा, और बानी का नाम बदल करके स्वामी परमहंस कर दिया जाएगा। तो ये कुछ रेलवे स्टेशन के नाम हैं जिनके नाम बदले जाएंगे। अब एक एक करके नोट कर लेते हैं, चाहे तो आप इसके नोट्स बना लीजिए क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कासिमपुर हाल्ट का नाम बदल करके क्या किया जाएगा? कासिमपुर हाल्ट का नाम बदल के दोस्तों क्या किया जाएगा? तो जायस सिटी कर दिया जाएगा, जायस सिटी। और जायस का नाम बदल करके क्या किया जाएगा? गुरु गोरखनाथ धाम, गुरु गोरखनाथ धाम। मिसरौली का नाम बदल करके क्या किया जाएगा? माँ कालिकन धाम, माँ कालिकन धाम, माँ कालिकन धाम, माँ कालिकन धाम किया जाएगा। निहालगढ़ का नाम बदल करके महाराजा बिजली पासी के नाम पर रखा जाएगा, निहालगढ़ का नाम बदल करके क्या किया जाएगा? महाराजा बिजली पासी। महाराजा बिजली पासी। अकबरगंज का नाम बदल करके क्या किया जाएगा? अहोरवा भवानी धाम, अहोरवा भवानी धाम। वारिसगंज का नाम बदल करके अमर शहीद भाले सुल्तान किया जाएगा, वारिसगंज का नाम बदल करके अमर शहीद भाले सुल्तान। फुर्सतगंज का नाम बदल करके तपेश्वर नाथ धाम, फुर्सतगंज तपेश्वर नाथ धाम। बानी का नाम बदल करके क्या किया जाएगा? तो स्वामी परमहंस। तो जो आपका अमेठी ज़िला है दोस्तों, उसके करीब 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदले जाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। कासिमपुर हाल्ट का नाम बदल कर जायस सिटी, जायस का गुरु गोरखनाथ धाम, मिसरौली का माँ कालिकान धाम, निहालगढ़ का महाराजा बिजली पासी, अकबरगंज का अहोरवा भवानी, और वारिस का अमर शहीद भाले सुल्तान, फुर्सतगंज का तपेश्वर नाथ धाम, बानी का स्वामी परमहंस। इतने नामों में हमें परिवर्तन देखने को मिलेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि हाल ही में सूखे की निगरानी हेतु वेदर स्टेशन की स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई?
जो वेदर स्टेशन है दोस्तों, इनकी स्थापना कहाँ करने की घोषणा की गई? आपके विकल्प है गोंडा, बुंदेलखंड, गोरखपुर, बस्ती। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? बुंदेलखंड इसका सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के 7 जिलों के, जो बुंदेलखंड में जो 7 जिले शामिल हैं, इनकी सभी तहसीलों सहित राज्य की करीब 100 सर्वाधिक सूखाग्रस्त तहसीलों में सूखे की स्थिति जो भी है उस पर नज़र रखने के लिए एक टेलीमेट्रिक वेदर स्टेशन को स्थापित किया जाएगा या स्थापित करने की घोषणा करी गई दोस्तों। तो इसमें कौन सा शामिल रहे, कहाँ पर वेदर स्टेशन की स्थापना करी जाएगी? तो गोंडा, बुंदेलखंड, गोरखपुर, बस्ती। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर बुंदेलखंड की बात की जा रही है। बुंदेलखंड के जो भी 7 जिले हैं, इनकी सभी तहसीलों में इनकी स्थापना करने की कोशिश की जाएगी। तो बुंदेलखंड में शामिल जिले कौन कौन से हैं? अब इसकी एक ट्रिक याद रखिए, हमझा, झाल, चितबा। तो हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, जालौन, झांसी, महोबा, चित्रकूट जिले इसमें शामिल हैं। अच्छा, ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुंदेलखंड के अंतर्गत शामिल जिला है? तो इसकी एक ट्रिक याद रखिए, हमझा, जाल, चितबा। तो आ से हो गया आपका हमीरपुर, माँ से हो गया आपका महोबा, झा से हो गया झांसी, जाल से हो गया जालौन, चित से चित्रकूट हो गया, और बा से आपका बांदा हो गया। तो इसमें कितने जिले हो गए? 7 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, और एक कौन रह गया दोस्तों? ये हो ला, जा से जालौन हो गया आपका, ला से हो गया ललितपुर। ये आपका ललितपुर हो गया। तो ये हो गया जा से जालौन, ला से ललितपुर। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिले आपके हो गए। अब इनको नोट कर देता हूँ मैं। हमीरपुर, माँ से आपका हो गया महोबा, झा से कौन सा? झांसी, जा से आपका जालौन, ला से आपका ललितपुर, चित्रकूट, बांदा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में हमीरपुर, बांदा, ललितपुर, जालौन, झांसी, महोबा और चित्रकूट जिले शामिल हैं, जो प्रत्येक वर्ष सूखे की चुनौती का इन्हें सामना करना पड़ता है। तो बुंदेलखंड में शामिल जिलों की ट्रिक है हमझा, जाल, चितवा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा। ये सभी बुंदेलखंड के अंतर्गत शामिल हैं, जिसमें कहा जा सकता है कि जो भी सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन की स्थापना करी जाएगी, ये सरकार के द्वारा घोषणा हमारी करी गई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला हमारा प्रश्न कौन सा है? हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने नीचे कंपनियों को किस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है? यहाँ पर नीचे नहीं होगा, निजी होगा दोस्तों। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निजी कंपनियों को किस क्षेत्र में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया गया है या न्योता दिया गया? तो ई मोबिलिटी, खनन, ऑटोमोबाइल या फिर उद्योग में से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी कंपनियों को ई मोबिलिटी उसमें निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ई मोबिलिटी वाला सेक्टर जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इसके अंतर्गत क्या चीज़ें शामिल हैं? तो राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 75 जिलों में करीब 50,000 इलेक्ट्रिक बसों को शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। कितनी? तो 50,000 इलेक्ट्रिक बसों के, जो 50,000 इलेक्ट्रिक बसें हैं हमारी, उनको शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है। पहले चरण में जो वित्तीय चरण हमारा कौन सा वित्तीय वर्ष? 2024-25 है। वित्तीय वर्ष 2024-25। इसमें क्या है? तो इसके दौरान 5,000 करीब बसें शुरुआत की जाएंगी। यहाँ पर बात ई बसों की हो रही है दोस्तों। 5,000 ई बसें तैनात की जाएंगी।
ई मोबिलिटी सेक्टर के अंतर्गत करीब 50,000 इलेक्ट्रिक बसें 75 जिलों में तैनात करने की योजना है। और अगले अगले 5 वर्षों की यहाँ पर बात हो रही, जिसमें जो पहला चरण वित्तीय वर्ष 2024-25 में करीब 5,000 ई बसों की तैनाती करी जाएगी। अब इससे संबंधित हमारा एक निगम है, कौन सा, तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी जो सड़क परिवहन अधिनियम वर्ष 1950 के प्रावधानों के तहत 1 जून 1972 में यूपी सरकारी रोडवेज का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कर दिया गया था। जरूरी है, कौन कौन क्या इसका नाम बदल करके किया गया, नोट कर देता हूँ। सड़क परिवहन अधिनियम वर्ष 1950 के प्रावधानों के तहत ये है क्या, पहली बात तो यूपीएस आरटीसी के बारे में यहाँ पर बात की जा रही, क्योंकि जो भी बसें तैनात की जाएंगी उनकी देखरेख इसी के द्वारा करी जानी, इसलिए जरूरी हो जाता है। तो क्या बिंदु है हमारा, सड़क परिवहन निगम, सड़क परिवहन निगम वर्ष 1950 के प्रावधानों के तहत 1 जून 1972 को यूपी सरकारी रोडवेज का नाम बदल करके, किसका, तो यूपी सरकारी रोडवेज का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। परिवहन यूपीएसआरटीसी कर दिया गया। इससे जुड़े कुछ अतिरिक्त बिंदुओं को मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत परिवहन की शुरुआत कब हुई, तो 15 मई 1947 को शुरुआत हुई थी। किसकी यहाँ बात की जा रही, तो राष्ट्रीयकृत परिवहन की बात हो रही। 15 मई वर्ष 1947 को शुरुआत करी गई थी। उत्तर प्रदेश में राज्य सेतु निगम की स्थापना कब हुई, तो वर्ष 1973 में हुई। उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण की शुरुआत कब हुई, तो 2004 में। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का गठन कब हुआ, वर्ष 2013 में। और उत्तर प्रदेश में बस परिवहन सेवाएं 15 मई 1947 से कार्यरत हैं। और लखनऊ योजना की शुरुआत कब हुई, 1985 में हुई, जिसका संबंध है दोस्तों सड़कों के विकास के लिए। यूपी में जो बस परिवहन सेवाएं 15 मई 1947 से आरंभ हुई, वो दोस्तों लखनऊ से बाराबंकी के मध्य शुरुआत करी गई थी। तो ये कुछ जरूरी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, मैंने वो भी बता दिया आपको। इसमें एक राजमार्ग प्राधिकरण काफ़ी पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग प्राधिकरण। तो इसकी यूपी राजमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2004 में हुई थी। और लखनऊ योजना का संबंध किससे, यह भी पूछा जाता है। लखनऊ योजना, इसका संबंध किससे है, तो सड़कों के निर्माण से है दोस्तों, सड़कों के निर्माण से, सड़कों के विकास से संबंधित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, वर्ष 1985 में शुरुआत हुई थी। ये कुछ जरूरी बिंदु थे इस प्रश्न से लेकर रिलेटेड, उन सबको हम सभी लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस क्षेत्र में नए पावर हाउस के निर्माण की घोषणा की है, कौन सा पावर हाउस, तो नया पावर हाउस। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, अयोध्या, बुंदेलखंड, बाराबंकी, कानपुर। तो हाल ही में बुंदेलखंड में 10 नई सौर परियोजनाओं की शुरुआत की गई, जिनमें 3000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पन्न होगी। यह पूरा क्षेत्र उत्तर प्रदेश का नया ऊर्जा केंद्र बनने के लिए तैयार है। और जो यह नया पावर हाउस है दोस्तों, बुंदेलखंड सेक्टर से संबंधित है। और अभी हमने बात की कि बुंदेलखंड सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो हमझा, झाल, चितबा, हमझा, जाल, चितबा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, जालौन, ललितपुर, चित्रकूट, बांदा। 1 2 3 4 5 6 7 जिले ये हो गए।
और किसके अंतर्गत शामिल है? तो बुंदेलखंड के अंतर्गत शामिल है। इसमें दोस्तों अकेले झांसी में, झांसी जिला जो, उसमें 3 सौर ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। झांसी में 3 सौर ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। ये 8 नहीं है दोस्तों, 3 है। 3 सौर ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। तो बुंदेलखंड में नया पावर हाउस स्थापित किया जाएगा और हमझा जाल चितवा के अंतर्गत जो झांसी, उसमें अकेले 3 सौर ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। और बुंदेलखंड में अभी हाल ही में 10 नई सौर परियोजनाओं की शुरुआत की गई। यह भी पूछा जा सकता है, तो कितनी सौर परियोजना की शुरुआत की गई? 10 नई सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की गई। मान लीजिए आपसे पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में 10 नई सौर ऊर्जा परियोजनाओं की शुरुआत की गई, तो बुंदेलखंड में दोस्तों शुरुआत की गई। बाकी बहुत ज़्यादा डीप में हम जाएंगे नहीं, किसके अंतर्गत कितने करोड़ मेगावाट की या कितने करोड़ रुपए की लागत की मेगावाट की स्थापना परियोजना, ये सब इतना ज़रूरी है नहीं। जितना ज़रूरी था मैंने वो आपको बता दिया। अभी हाल ही में एक खबर प्रकाशित हुई थी लखनऊ में धारा 144 को लेकर के, जब लोकसभा के चुनाव वगैरह चल रहे थे या उससे संबंधित जो भी पहल की जा रही थी। खैर, अगला हमारा प्रश्न क्या है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक कुमार, अशोक कुमार, ज्वाला प्रसाद या फिर सुरेश कुमार? तो दीपक कुमार को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त करने की मंजूरी दी गई थी। तो उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव कौन है दोस्तों? तो अब ये दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव हैं। मुख्य सचिव का चुनाव कैसे किया जाता है? तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। हालांकि जो मुख्य सचिव होता है उसकी नियुक्ति मुख्यमंत्री के कार्यकारी आदेश से होती है, इसलिए इसे राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। तो दीपक कुमार उत्तर प्रदेश के नए गृह सचिव हैं और जो मुख्य सचिव का चुनाव किया जाता है वो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जाता है। और मुख्य सचिव की जो नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री के कार्यकारी आदेश से होती है, इसलिए इसे राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है? तो इसको राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है दोस्तों। अच्छा, इससे अतिरिक्त इससे जुड़े हुए कुछ और बिंदु हैं। कौन से? तो मुख्य सचिव के पद को कार्यकाल प्रणाली के संचालन से बाहर रखा गया है। इस पद के लिए कोई निश्चित कार्यकाल, किसी भी प्रकार के कार्यकाल को निर्धारित नहीं किया गया है। तो गौर करने वाली बात है कि मुख्य सचिव के पद को कार्यकाल प्रणाली के संचालन से इसे बाहर किया गया और इसका कोई निर्धारित कार्यकाल नहीं है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है? अगला हमारा प्रश्न है कि पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? अगला हमारा प्रश्न क्या है कि पंडित मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? आपके विकल्प कौन कौन से? बाराबंकी, इलाहाबाद, गोरखपुर, बस्ती। तो गोरखपुर है दोस्तों। अभी मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में अभी हाल ही में एक फार्मेसी भवन की आधारशिला रखी गई थी, इसलिए यह चर्चा में आया। तो यह कहाँ स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। इसी से संबंधित एक और परियोजना है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया? छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट का वितरण किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है। कौन सी योजना? तो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण परियोजना। इसका संबंध किससे है? तो छात्रों और युवाओं को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरित करने से। किससे इसका संबंध है? तो छात्रों को इसका स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण से संबंधित। तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित? गोरखपुर में स्थित। और इससे जुड़े हुई एक परियोजना चर्चा में रही, स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, जो
जिसका संबंध इस युवाओं को, छात्रों को स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण से संबंधित है दोस्तों यह। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न हमारा है कि त्रिनेत्र ऐप 2.0 का संबंध किससे है? उत्तर प्रदेश पुलिस से, गृह सचिव से, उद्योग सेक्टर से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित है। किससे संबंधित? तो यूपी पुलिस से संबंधित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस ने विभिन्न प्रकार के जो अपराध होते हैं उनकी रोकथाम और जांच के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र 2.0 को अपनाया है। ठीक है, तो त्रिनेत्र 2.0 का संबंध किससे? तो उत्तर प्रदेश पुलिस सेक्टर से संबंधित है, यूपी पुलिस से संबंधित है। जो विभिन्न प्रकार के अपराध होते हैं उनको एक प्रकार से कह सकते हैं यह एक प्रकार का डिजिटली प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न प्रकार के अपराधों की रोकथाम और जांच में अपना अहम योगदान प्रदान करेगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि हाल ही में अगला हमारा प्रश्न है उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? कौन सा? तो मदरसा शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 1875, 2005, 2003, 2004। तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या है? जो आपका मदरसा शिक्षा अधिनियम है कब पारित किया गया था? तो 2004 में दोस्तों पारित किया गया था। अच्छा, यह चर्चा में क्यों आया? तभी हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा यूपी मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक घोषित किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे आंशिक रूप से इसको रोक दिया गया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला लिया गया उसको रोक दिया गया है। वो हम अगले प्रश्न में पढ़ेंगे विस्तार से। तो यह खबर क्या थी? तो आप इतना याद रखिए कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? 2004 में पारित किया गया था। यह क्या करता था? तो जो अल्पसंख्यक लोग हैं उनकी शिक्षा और उनकी देखरेख से संबंधित है। तो इसको हालांकि इसको घोषित क्यों किया गया था इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा? तो बताया गया था कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन और शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित कुछ आरोपों को लेकर के इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। और यह काफ़ी चर्चा में रहा है दोस्तों, क्योंकि पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चर्चा में रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर कुछ फैसला दिया गया था। तो इसको हालांकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला लिया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक दिया गया। और अब उसमें क्या कर दिया गया था? तो जो मदरसा है कक्षा 12 तक ही अपनी शिक्षा प्रदान कर सकेगा, उसके आगे की जो शिक्षा है उस पर उसकी रोक लगा दी गई। अगला हमारा प्रश्न क्या है? किस राज्य द्वारा सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए गए? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो उत्तर प्रदेश ने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करके अपने आप को पहले रैंकिंग पर पहुंचाया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बनकर उसने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल किया है। तो यहाँ पर क्या सही जवाब हो जाएगा? उत्तर प्रदेश सही जवाब हो जाएगा। कितने करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए इसके द्वारा? तो 5 करोड़। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी? आयुष्मान की योजना की तो 25 सितंबर 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब हुई? तो 25 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक। और इसका अनुपात केंद्र सरकार राज्य सरकार के मध्य 60:40 रहा है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों में 90:10 रहा। तो इसमें क्या होता है? 5 लाख रुपए तक की बीमा राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, कितने रुपए तक? तो 5 लाख रुपए तक। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी किए गए। इसकी योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2018 को हुई, जिसमें 5 लाख रुपए तक की बीमित राशि प्रदान करी जाती है। और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार का अनुपात 60:40 का रहेगा। वहीं जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उसमें 90:10 का रहेगा। अर्थात जो भी राशि होगी उसका 90% केंद्र सरकार, 10% राज्य सरकार के द्वारा खर्च किया जाएगा। हाल ही में मसान होली का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? यह आज की हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न है।
तो हाल ही में मसान होली का आयोजन कहाँ किया गया? आपके विकल्प हैं प्रयागराज, वाराणसी, संभल, मथुरा। तो इसका सही जवाब क्या है? वाराणसी दोस्तों। अभी हाँ, वाराणसी में 2 दिवसीय विशेष कार्यक्रम मसान होली का आयोजन किया गया था। तो इसमें होता क्या है, इसमें इस आयोजन के दौरान एक दूसरे पर अंतिम संस्कार की अग्नि की जो राख होती है दोस्तों, जब लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसकी जो राख होती है उसको एक दूसरे के ऊपर गुलाबी पाउडर गुलाल के रूप में डाला जाता है। अंतिम संस्कार की अग्नि की जो राख है और गुलाबी पाउडर गुलाल को एक दूसरे के ऊपर डालते हैं लोग, और मृत्यु का जश्न मनाने के तौर पर भी इसको जाना जाता है। मसान होली की जो रस्म है इसका संबंध किससे है? तो होलिका प्रहलाद की जो पौराणिक घटना है उससे संबंधित है। किससे संबंधित है? तो होलिका प्रहलाद की पौराणिक घटना से संबंधित है। मसान होली का आयोजन कहाँ किया गया? वाराणसी में किया गया, जो कि होलिका प्रहलाद की पौराणिक घटना से संबंधित है। इसे मृत्यु का जश्न मनाने के तौर पर भी देखा जाता है। इसमें जो भक्त होते हैं एक दूसरे पर अंतिम संस्कार की अग्नि की राख और गुलाबी पाउडर, जिसे गुलाल भी कहते हैं, एक दूसरे के ऊपर लगाया जाता है उनके द्वारा। खैर, तो आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद है आप लोगों की समझ में चीज़ें आ रही होंगी। मिलते हैं अगले दिन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। कहने का तात्पर्य, सप्ताह में एक क्लास उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की होगी आपके लिए। ठीक है, वो संभवतः किस दिन रहेगी? तो मंडे को ही रहेगी। बाकी की अतिरिक्त दिन जो आपकी अतिरिक्त क्लासेस हैं वो चलेंगी। तो धन्यवाद।